नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली। और इसके बाद अब विपक्ष को भी मौका मिल गया है इस मुद्दे को उठाने का। हालांकि तमाम ट्वीट आ रही है, बयानबाजियां हो रही है, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है ये सबके सामने। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है बिहार में? आखिर अपराधियों के जो हौसले हैं वो क्यों बुलंद हो रहे हैं? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमिताभ ओझा जी, एसोसिएट एडिटर, राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, उत्पल वल्लभ जी, प्रवक्ता आरजेडी, मनोज कुमार बैठा जी, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी से करना चाहूंगी। अमिताभ जी, आखिर बिहार में चल क्या रहा है? दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब क्यों होती जा रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई संदेह दो मत नहीं है कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो राजधानी पटना हो या फिर दूसरे जिलों की अगर हम बात करें। घटना घटती है, एफआईआर दर्ज नहीं कराती है। आज ही समस्तीपुर में एक पीड़िता के साथ पीड़िता का एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर आज वीआईपी चीफ जो मुकेश सहनी है वहाँ ओएसपी का घेराव कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ दिन पहले आपने मुजफ्फरपुर की घटना को देखा, वहां पे किस तरीके से घटना घटी। और राजधानी पटना की बात करें तो कल भी आलमगंज इलाके में घर में घुसकर गोलीबारी की गई, जिसमें कि माँ बेटी की मौत हो गई है। अस्पताल में अभी भी उनके जो पति हैं वो भर्ती हैं, स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ दिन पहले पटना में जिस तरीके से खुलेआम गोलीबारी के जो वीडियो वायरल हुए थे, उस मामले को आप देख लो, तो ये तमाम घटनाएं दिखाती हैं कि पुलिस का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेलवर है और उसे लगातार दुरुस्त करने की जरूरत है। सिर्फ आप योजनाएं बना लें, उनकी शक्ति बढ़ा दें, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, उससे नहीं होगा। थोड़ा सा पुलिसिंग पे भी ध्यान देना होगा, जो अभी कमी दिख रही है। आज सुबह कल की घटना अभी सुलझी नहीं थी कि आज सुबह विक्रम के इलाके में दो युवकों की लाश मिली है, गोली से छलनी लाश मिली है, जिसको लेकर पुलिस की अभी जांच चल रही है। तो ये घटनाएं ये दिखाती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो विपक्ष का आरोप है वो ऐसे ही नहीं है, लगातार घटनाएं घट रही हैं, जिसको लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। और सरकार के जो पुलिस मुख्यालय की हम बात करें, जो मॉनिटरिंग की बात करें, लगातार हर मीटिंग के बाद होता है कि बड़े अधिकारी सड़कों पे उतरेंगे, कार्रवाई करेंगे या फिर रात्रि में वो चेक पोस्टों को निरीक्षण करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नतीजा ये निकल रहा है कि इन अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। सिर्फ हत्या की ही बात नहीं करें, छिनतई की बात कर लीजिए, जो स्नेचिंग खुलेआम हो रहा है उसकी बात कर ले, तो ये तमाम घटनाएं ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है। कोई घटना, कोई अपराधी अगर भीड़ भाड़ इलाके में गोलीबारी करके यहाँ से अगर 13 किलोमीटर दूर निकल जाता है, तो ये सिस्टम का लैप्सेस है कि वो निकल जाता है। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। राजनीति अलग चीज है, लेकिन उससे अलग अगर हम बात करें तो ये घटनाएं हो रही हैं और आम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं। देखिए, अभी कल ही एडीजी हेडक्वार्टर है कुंदन किशोर ने कई गाइडलाइन दिए थे, लेकिन गाइडलाइन जारी करने से नहीं, जो दोषी पुलिसकर्मी है, जो काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, उन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगा, पुलिसिंग नहीं सुधरेगी और जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा वो मानेंगे नहीं। जी, चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, बाकी प्रवक्ताओं का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जहाँ किडनैपिंग, लूट और पूरी तरीके से जो है अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। कोई अखबार का ऐसा इस पन्ना ना हो, शहर और गलियां ना हो, सड़कें ना हो जो खून से रंगी हो जाए। सरकार अच्छी अवस्था में है, पुलिस का भी यहाँ जो है एनकाउंटर हो जाता है अपराधी द्वारा। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ घटनाएं ना हो। बिहार के आम आवाम को मालूम है लालू जी कि आप के शासन काल को और आपको देख के खौफ ज्यादा लोग हो जाते हैं, डर जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। तो नरसंहार को पोषित करने वाला व्यक्ति 118 नरसंहार
बाथे सेनारी से लेकर के रामपुर चौरम से लेकर के और सत्ता में हुआ बैठा अट्टहास करने वाला व्यक्ति। आपके बारे में स्मरण है लोगों को कि अपनी बेटी की शादी में नाला रोड से फर्नीचर दिन दहाड़े उठवा लिया, चू चपर तक नहीं हुआ। सबको एहसास है कि नीतीश कुमार जी का कानून का राज है। चलिए ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी किशोर कुणाल जी का। किशोर जी, तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। हालांकि कानून व्यवस्था की हकीकत क्या है, ये किसी से अब छिपा नहीं। देखिए ऐसा है, मैं अभी अभी अमिताभ जी को भी सुन रहा था, तेजस्वी जी का भी बाइट चला है। तो किसी एक एकल घटना से आप पूरे प्रदेश से लॉ एंड ऑर्डर को परसेप्शन जनरेट करते हैं, परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और पिछले भी कई घटनाओं को किशोर अगर आप जी, आपको देखेंगे, लगता है कि सिर्फ एक घटना के बुनियाद पे सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है बिहार में, ये केवल एक घटना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आप कई घटना की बात करेंगे। हड़ताली मोड़ पे जो गोलीबारी हुआ था उसकी बात करें, या उसके पहले की घटना की बात करें, या आजकल की जो घटना अमिताभ जी बता रहे थे उसकी बात करें, आप मुझे ये बता दें कि क्या कोई ऐसा घटना है जिसपे पुलिस प्रशासन मौन है, कार्रवाई नहीं की जा रही है? अगर ऐसा कोई घटना दिखता हो, या ऐसा कोई घटना हो जिससे पुलिस प्रशासन लंबे समय तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, तो हमारी पुलिस प्रशासन ने हर घटना का उद्भेदन किया है। और इसमें से कहीं भी रोड रेज जैसा मामला नहीं है, कहीं कहीं ये व्यक्तिगत हमले की बात होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी की बात होती है। और पुलिस प्रशासन ने 100 समय अधिकतर, हमें तो लगता है कि 92% घटनाओं में हम लोग चार्जशीट करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं। जो हमारा रिपोर्ट कन्विक्शन रेट में 72% है। अगर एनसीआरबी के डेटा को हम उठा के देखें तो 16 ऐसा स्टेट है जिसका क्राइम रेट हमसे अधिक है, वहां पे क्राइम रेट हमसे अधिक है। तो इन सारे डाटा का जब अवलोकन करेंगे आप, और लंबे समय तक मैं एक नेशनल लेवल का परिप्रेक्ष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी दिल्ली, हरियाणा, यूपी से कम ही क्राइम रेट हमारा है। तो एक घटना को दिखा के विपक्ष के लोग या कुछ किशोर ऐसे जी, लोग जो यानी अब कानून व्यवस्था को लेकर भी कंपटीशन के तौर पर देखा जाएगा कि वहां इतना है, उससे कम बिहार में हो रहा है, वहां इतना हो रहा है, हमारे यहाँ तो बस इतना ही हो रहा है। नहीं, कंपटीशन की बात नहीं है। आप हमारे कानून व्यवस्था को कमजोर दिखाने का मतलब, आप मीडिया की बात कर रहा हो, मीडिया या कुछ लोग नहीं किशोर जी एक घटना को लेके बात नहीं हो रही है। आपका क्राइम ठीक है, हर घटना के बाद उसका अनुसंधान होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी होता है ना। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अब रेप की घटना हो जाएगी, आप दोषी को पकड़ लीजिएगा, लेकिन सरेराह किसी को उठा के रेप किया जाता है या फिर सरेराह घटना फायरिंग की जाती है, उसके बाद कहिए कि हम जेल भेज देते हैं। 13 किलो पटना के भीड़ भाड़ इलाके में फायरिंग होती है, 13 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कई चेक पोस्ट है, कई थाने आते हैं, उसके बाद उससे गिरफ्तारी होती है, तो आप कहेंगे कि हमने तो पकड़ लिया। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम भी होता है, इसकी भी आईपीसी में चर्चा है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कहाँ है आपका? अमिताभ जी, प्रिवेंशन रेट हमारा 72% है, जो केरला और तमिलनाडु की बात सबसे अधिक बिहार का ही है। दूसरी बात, जो आप एक 13 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि इस तरह की घटनाएं रही होगी और हुआ होगा, तो निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई भी कर रही होगी। तो एक घटना से आप पूरे कानून व्यवस्था को या पूरे तथ्य को आप बदल नहीं सकते हैं ना। और अगर ये माना जाता है कि पुलिस प्रशासन उसके बाद भी कुछ काम नहीं कर रही है, उस घटना को भुला दिया गया है, तो ऐसी तो बात है नहीं। आप देखेंगे गांव से शहर तक हम लोग भी सफर करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफर करते हैं, और बहुत आराम से रात बिरात चलते हैं, कहीं कोई डर का माहौल नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ट्विटर से, फेसबुक से एक सेंटिमेंट क्रिएट करके कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या हमारा क्राइम रेट नेशनल क्राइम रेट से अधिक है या कम है? क्या हमारा क्राइम रेट यूपी, बंगाल, हरियाणा से कम है या अधिक है? चलिए तो हम ठीक है लोग तो किशोर कर जी, रहे हैं कि आप हमसे डिबेट करिए और हम लोग डिबेट करेंगे एक एक पॉइंट पे। एक ठीक घटना है को किशोर जी, दिखा फिर के आपका रुख करेंगे, जी फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी राहुल आनंद जी का। राहुल जी, यानी कि अब ये सिलसिला चलता रहेगा, अपराध होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी और दिन प्रतिदिन अपराध और बढ़ता जाएगा, क्योंकि पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है। सभा जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक महाभारत के पात्र के बारे में जानना चाहिए, जिसमें
धृतराष्ट्र आंखों पे पट्टी बांधकर अपने पुत्र दुर्योधन को स्थापित करने के लिए हर वो सामदंड भेद करते थे जिनसे उनके पुत्र को विजय की प्राप्ति हो। अगर इस संदर्भ में देखें तो बिल्कुल आपने सत्य कहा कि जो घटनाएं आपराधिक घटनाएं घटी है उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें सुधार के क्या संकेत हैं इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो चीजें हैं 2005 से नीतीश जी के नेतृत्व की अगर हम बात कर ले तो कानून व्यवस्था मजबूत निश्चित रूप से हुई है। अगर 2004 से 2019 के हत्या के मामलों की अगर हम बात कर लें तो 21% की कमी आई है। यही नहीं, इसके अलावा अगर अपहरण की बात कर ली है तो लगभग 82.8% की कमी आई है। लेकिन अभी भी जिस रफ्तार से कार्य को होना चाहिए उसमें कुछ तो कमी है, इस चीज को मैं आपके माध्यम से स्वीकार करता हूं। लेकिन हमें एक अच्छा पहलू भी ये जानना पड़ेगा कि जैसे सुधार की जो संकेत की मैंने आपसे बातें की है वो मैंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 2005 से 2010 के बीच में हजारों पुराने आपराधिक मामलों का निपटारा हुआ, कई माफिया सरगनाओं को सजा मिली। पुलिस भर्ती और सुरक्षा की बातें होनी चाहिए क्योंकि थानों में महिलाओं की पुलिस की संख्या बढ़ी है। तकनीकी रूप से जो निगरानी करने की बातें कर रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी हो, कॉल ट्रेसिंग हो, उसमें बहुत सारा सुधार हुआ है। रिपोर्टेड अपराध में कमी आई है। अगर आप बात कर लीजिए एनसीआरबी के अनुसार हत्या, अपहरण, डकैती जैसे गंभीर आरोपों की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ कमी आई है। कानून व्यवस्था में जो बड़े ऑपरेशन हुए हैं जैसे कि शराबबंदी के बाद अगर 2016 के बाद की अगर बात कीजिए तो एक नया अध्याय निश्चित रूप से जोड़ा गया है। लेकिन जब चुनावी वर्ष होता है तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ आपराधिक घटनाएं निश्चित रूप से बढ़ती है। जो अभी आपके ब्यूरो चीफ जो अमिताभ ओझा जी भी जब बात कर रहे थे कि दिन दहाड़े गोलियां चलती है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है, पुलिस उसको पकड़ती है। देखिए अपराध करके भागते जरूर है, लेकिन कल का एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है हमने ये नहीं कहा है कि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। और जो आप डाटा दिखा रहे हैं 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार ने बिहार में जो किया था वो उनकी यूएसपी थी, ठीक है। और स्पीडी ट्रायल हो गया। हम कह रहे हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी वृद्धि हुई है। आप जो स्पीडी ट्रायल का जो व्यवस्था शुरू हुआ तो उससे बड़े बड़े अपराधी, लेकिन 2005 से 2010 तक कहीं ना कहीं उस पर पकड़ ढीली हुई है। हमारा ध्यान उस ओर दिलाना, हम विपक्षी पार्टी नहीं है कि आपको हम कर रहे हैं कि आप उसके जैसा बयान दे रहे हैं। हम ये कर रहे हैं सिस्टम में जहां गड़बड़ी है उसको लेके हम सवाल उठा रहे हैं। मैं एक्सप्लेनेशन कर ही रहा था आपको, आगे एक्सप्लेनेशन कर ही रहा था कि जो लोग पकड़े गए। देखिए एक चीज और बता दूं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया गया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, जैसे कि जो डबल मर्डर की जो बातें की जा रही थी पटना सिटी में, वो पड़ोसी के विवाद के कारण यह हत्या हुई थी। यही नहीं, जो लोग हथियार रख रहे हैं, जो आर्म्स लाइसेंस की जो बात की जा रही थी, उस आर्म लाइसेंस को रिव्यू करने की बातें की जा रही थी। कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसे पहले आप एक बार जब 5 बार गोली लेने की जब अधिकार आपको प्राप्त था तो आप जाकर 50 से 200 तक की गोली खरीद सकते थे, 200 पीसेस तक गोली ले सकते थे। अब नया संज्ञान आया है कि आप 85 से ज्यादा गोली नहीं ले सकते हैं पूरे वर्ष में। अगर आपने गोली खर्च की है तो उसका खोखा जमा करना होगा, तभी आपको मिलेगा। यानी कि जो लूप होल था, यानी कि जो कट्टा वगैरह से जो गोली चल रही है, जो आम तौर पे हम लोग देख रहे हैं, जो लहराने की बातें चल रही है, कहीं ना कहीं जो गोलियां अप्रत्याशित तौर पर निकलती थी वो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से पहुंच रही थी। उन सब पर रोक लगाने का बात किया गया है। अगर जो व्यक्ति हथियार नहीं उठा सकते हैं, जो स्वास्थ्य रूप से ठीक नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं, उनको लाइसेंस को रद्द करने की बात चल रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो फैसले लिए गए हैं। लेकिन फिर भी जो एक चिंता का विषय है कि अपराध को कंट्रोल होना चाहिए, तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल सजग है और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और तेजी से करने की आवश्यकता है। मैं इसमें आपका साथ देता हूं। चलिए ठीक है राहुल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी राम पुकार सिन्हा जी का। राम पुकार सिन्हा जी, लगाम कैसे लगेगा अपराध में, क्योंकि दिन प्रतिदिन घटनाएं सामने आ रही है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे अपराधियों में खौफ हो, डर का माहौल पैदा हो कि अगली बार से अगर इस तरह का संगीन अपराध करे तो सोचे, या कोई भी अपराध करे। जी सभा जी, ये तो आपका कहना बिल्कुल जायज है और हम पार्टी गठबंधन से इतर हटकर ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ आम जनता के लिए, चाहे कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो। आज हम एनडीए में हैं तो इतना मैं कह दूं कि रामराज आ गया, ये भी संभव नहीं है। लेकिन आज हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में कम से कम मुख्यमंत्री आवास से फिरौती की रकम का तो लेन देन नहीं हो रहा है ना, ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में है। कम से कम हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में 100, 150, 200 का बड़ा लोगों का नरसंहार तो नहीं हो रहा है ना।
आज हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में वो बातें जैसे नरसंहार नहीं ना हो रहा है, गरीब दलित शोषित पीड़ितों की एक साथ सामूहिक हत्याएं नहीं ना हो रही है, ये सब पर अंकुश लगा हुआ है। हाँ, मैं जरूर कह सकता हूं कि रामराज अभी स्थापित नहीं है, एक भी हत्या नहीं हो रही, इसको मैं नहीं मान सकता हूं। कुछ छिटपुट घटनाएं तो होती ही रहती है। 38 जिले है बिहार में, 534 प्रखंड है बिहार में। तो उस परिस्थिति में हम ये कहना चाहते हैं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी। तो मैं एक एनडीए गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं बताना चाहता हूं बिहार के डीजीपी जी को कि बिहार के जो डीजीपी हैं वो सबसे पहले बिहार के सभी डीआईजी को, बिहार के सभी एसपी को इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बनावे कि जहां कोई अपराधी अगर पनपने का नाम ले रहा है तो उसको एक सिरे से वैसे लोगों को कानूनी कार्रवाई करके जेल के सलाखों में ऐसा डाले कि फिर दोबारा वो फंड उठाने का कोशिश नहीं करे। मैं 2-3 चीज से करता हूं सभाजी, मैं भी अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कि मैं अपराधी को थोड़ा भी तरजीह नहीं देता हूं, ना मैं वैसे लोगों के संगत को अच्छा मानता हूं। दूसरी बात, शराबी लोगों का, जो व्यक्ति शराब पीता है वैसे लोगों से भी मैं बहुत दूर आता हूं अपने निजी जीवन में। मेरा एक अपना एक अनुभव है। इस परिस्थिति में देखिए, जहां जहां नशा होगा वहां अपराध की घटनाएं बढ़ेगी, जहां जहां आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी तो फिर हमारा बिहार में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस परिस्थिति में बिहार के तमाम एसपी को, कल की ही एक घटना है हमारे चंपारण में, चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड है, उसका एक कंछेदवा गांव है, एक सामंती लोगों ने एक व्यक्ति को जमीनी विवाद में ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। तो इस प्रकार की घटना के लिए मैंने स्वयं मुख्यालय एसपी को बोला कि भाई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, जरा इसको आप देखो अपना से और इसको कार्रवाई करो। तो ये परिस्थिति है। तो इस प्रकार के छिटपुट घटनाएं हो रही है और उसको कोई ये कह दे कि बड़ा बड़ा घटना हो जा रहा है, तो बड़ा बड़ा घटना में तो बिहार में भी अंकुश लगा है, छोटी मोटी घटनाएं हो रही है। पटना में ही एक परिवार में घुसकर, अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध होता है। जी सभाजी, मैं कह रहा हूं ना, कोई भी अपराध छोटा हो या बड़ा हो, अपराध होता है, इसको भी मैं मानता हूं। लेकिन हमारी सरकार और हमारा प्रशासन, मैं अपनी प्रशासन को भी हिदायत देता हूं, मुख्यमंत्री जी भी हिदायत देते हैं, गृह विभाग मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, वो हिदायत देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार में हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस एसपी के जिला में अगर बड़ा बड़ा अपराध हो रहा है, चाहे छोटा अपराध हो रहा है, वैसे एसपी पर भी कार्रवाई होगी। एक एग्जाम्पल है रक्सौल का एक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, एक दुकानदार से 4-5 लाख का सामान लिया और रंगदारी में सामान लिया, उसको पैसा नहीं दिया, तो बेतिया डीआईजी हरिकिशोर राय ने स्वयं जांच करके वैसे इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की और डीएसपी पर भी कार्रवाई की। तो हमारी सरकार में अगर प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी अगर अपने आप को ज्यादा तेज तरार बनते हुए अगर रंगदारी कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। तो इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार में कोई अपराधी चाहे या पुलिस प्रशासन चाहे कि हम अपना रुतबा दिखाकर और आम जनता को परेशान करें, तो ये संभव नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। और ऐसा अगर कोई भी करेगा तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी और अपराधी पर तो कार्रवाई होगी ही। सभाजी, चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी मनोज कुमार बैठा जी का। मनोज जी, जिस तरह से बिहार में अपराध सामने आ रहा है, क्या लगता है क्यों इस तरह के हालात हो रहे हैं बिहार में? जिस तरह से बाकी प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो सरकार में हैं, उनको तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक बोल रहे थे कि किसी भी पुलिस प्रशासन को अगर कोई गलती करता है उसको बख्शा नहीं जा रहा है। ये हमारे जिले की बात है, हमारे विधानसभा की ही बात है। भोरे में लखराव बगीचा है, लगातार 15 दिन में 2 लाशें वहां पे मिली और वहां पुलिस शिनाख्त करने गई, वो बोल रही कि ये आत्महत्या है, लेकिन हत्या करके उसको तेजाब डाल के मुंह पर फेंक दिया गया है। और उसके बाद उसके परिजन वहां पे गए एफआईआर लिखवाने के लिए। सर मुझको बताइएगा कि संविधान और किस धारा में लिखा है कि एफआईआर करवाना जाइएगा तो आपसे पैसे मांगे जाएगा? आपको अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा देना है। आपकी जो पुलिस फोर्स है पूरी तरह से पैसा मांगती है एफआईआर लिखने के लिए, अपराधियों को पैसा लेके छोड़ देती है।
और जो पीड़ित रहता है उसको परेशान करती है, और ज्यादा बोलता है तो उस पर एफआईआर कर दिया जाता है। मैं आपके अगर बोलिए सर, आप बहुत बोल रहे थे ना, मैं आपको वो भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग है कि जो महिला बोल रही थी कि मैं एफआईआर लिखवाने गई, उसे मुझसे पैसे मांगा गया, तब आपका हम जांच करेंगे। एक लड़का था, आप प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे गोलीबारी हो रही है पटना में। जब पटना नहीं समझ पा रहा है तो अन्य चीजों को छोड़ दीजिएगा। एक भाई साहब तो एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा रहे थे और हरियाणा और दिल्ली की कंपैरिजन कर रहे थे। जानते हैं एनसीआरबी जो रिपोर्ट है कहाँ से लेती है? थाने से उठाती है। जहाँ पे एफआईआर ज्यादा होते हैं वहां से उठाती है। दिल्ली के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बिहार से हरियाणा के केरला के पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग छोटी छोटी घटनाओं को जाकर के एफआईआर करवाते हैं, अपना अधिकार समझते हैं, और वहाँ के पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है। इसलिए एनसीआर की रिपोर्ट वो दिखा रहेगा। ऐसी घटनाएं देखेंगे, बहुत सारी घटनाएं। मैं भी पुलिस थाने में जाता हूँ कुछ चीजों को देखने के लिए, वहां पे पुलिस सीधे मना करती है एफआईआर लिखने के लिए, और पीड़ित इधर उधर भागते रहता है, ऊपर से डांट मारती है, गाली देती है। ये आपको नहीं दिखता है छोटे लेवल पे? आप लोग हो सकता है कि ऐसी कमरे में बैठ कर चीजों को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था इस समय खराब हुई है, कभी बिहार में ऐसी कानून व्यवस्था खराब नहीं हुई है। एक भाई बोल सकते भाई आरजेडी में जंगल राज था, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। भाई जंगल राज था, चाहे कुछ भी, वहां पे सिस्टम खराब थी, तभी तो आपको लाया गया था कि आप इसको सुधारेंगे। 2005 का एग्जाम्पल दे रहे थे, हम भी स्वीकार करते हैं कि 2005 की स्थिति अच्छी थी, कानून व्यवस्था सुधरी थी, लेकिन आज की कानून व्यवस्था, आप चले जाइए थाने में, आपका बिना पैरवी के, बिना पैसे के ना एफआईआर लिखा जाएगा, न आपकी कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। कहाँ कानून व्यवस्था खराब हुआ है? अगर ऐसी स्थिति चली कि यहाँ पे सिर्फ, एक तो पहले हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बिहार में अफसरशाही चल रहा है। और आप आवाज उठाइएगा तो आप एफआईआर कर दिया जाएगा। छोड़िए सर अलग की बात, एक्सीडेंट हुआ था, ट्रॉली ट्रैक्टर से बाइक सवार की मृत्यु हो गई। मैं बाइक सवार के साथ खड़ा हो गया था, मैं खुद बता रहा हूँ, खड़ा हो गया था। भाई बाइक सवार को जो भी एक्सीडेंटल प्रक्रिया वो शुरू होनी चाहिए, जो अपराधी है उसको पकड़िए। 18 साल से कम बच्चे ट्रॉली ट्रैक्टर चला रहे हैं, उससे एक्सीडेंट हुआ है कि सेक्शन 4 और 5 ऑफ एमबीए एक्ट का उल्लंघन नहीं है, वहां पुलिस कुछ नहीं की। ट्रॉली ट्रैक्टर को नहीं पकड़ पाई 112 वाले पुलिस, क्योंकि पैसा लेके छोड़ दी। मैं यही पूछ दिया सर, आप 20-25 कॉल किए, पुलिस वहां नहीं पहुंची, तो वहां पे लोग परेशान थे। हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का हनन होता है वहां पे। यही 2 सवाल पूछ दिया का कि जब हमारी जान का खतरा हो, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जो हम वहां पे एम्बुलेंस आना चाहिए। जब हमको लगता है कि हम ऐसी स्थिति में घिर गए हैं जहां पे हमारी हत्या हो सकती है, वहां पे पुलिस कॉल करने का अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 21। 20-25 बार पुलिस को कॉल के लिए पुलिस वहां नहीं पहुंचती है। उसके बाद यही 2 सवाल पूछ दिया, उसके अगले दिन मेरे पे 5-6 एफआईआर कर दिया गया है। ये आपकी पुलिस की बात कर रहे हैं? जांच करवाइए, पुलिस दोषी तो पुलिस को दोषी दीजिए। इसका मतलब आप एफआईआर करके लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। यही बीपीएससी में हुआ, बच्चे गए थे सवाल पूछने, आपने डिटेन कर दिया, एफआईआर कर दिया, आवाज दबा रहे हैं, और आप बोलते हैं एनसीआरबी का रिपोर्ट ऐसा दे रहा है वैसा दे रहा है। सर नहीं, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट को छोड़िए, हकीकत में देखिए, गांव में घूमिए, लोगों से, पीड़िता से लोगों से मिलिए, हम लोग रेगुलर मिल रहे हैं। कानून व्यवस्था खराब है, इसको स्वीकार कीजिए, ठीक करने का प्रयास कीजिए, तब जाके बिहार में सुधार होगा। भले आप सरकार में हो या सरकार में नहीं हो, लेकिन आप बिहारी हैं, इस बात को मान करके बिहार के उत्थान के लिए, बिहार को अच्छी कानून व्यवस्था को सही करने के लिए सबको आगे आकर के ये स्वीकार करना होगा बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। जितने लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, जो बीजेपी के नेता थे, उनके साथ क्या हुआ? मारपीट हुआ, उनको अंदर बंद कर दिया गया, उसके बाद से एफआईआर करने गए, उससे पहले जो मारे थे वो एफआईआर करने गए थे। वो आजिज होकर कोई भी नेता जाकर उनसे नहीं मिला, पूछा कि आपके हालचाल क्या है, इसको करेक्ट करने की कोशिश की जाए। ये मानवता का हनन हो रहा है। कहाँ सोए हुए हैं आप लोग कि कानून व्यवस्था नहीं दिख रही है? 10 दिनों के बाद कानून व्यवस्था सर इतनी खराब है कि यहाँ पर कोई भी बिहार में रहना पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है। हम सवाल करते हैं, राम पुकार जी हो, राहुल जी हैं। कई बार आपके नेता ने कहा है कि योगी राज वाला फार्मूला जब तक बिहार में नहीं आएगा, यहाँ अपराधियों में दहशत नहीं बनेगा। तो क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि योगी फार्मूला बिहार में भी लागू किया जाए? देखिए अमिता जी, इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि मैं आपको ज्यादा सहूलियत के साथ दे सकता हूँ। देखिए, अभी एक मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी थी, और जहाँ 2 रेप हुए थे, और जब रेप हुए उसके बाद जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जब उस परिजन से मिलने के लिए गए थे, तो वहां पे निश्चित तौर से लोगों की मांगे थी कि यहाँ पे मॉडल होना चाहिए, योगी टाइप का मॉडल। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपके पास तो इस तरह की रिपोर्टें रहती है ऑलरेडी,
12 घंटा का अल्टीमेटम दिया था उस अजय राय को गिरफ्तार करने के लिए, और 4 घंटे के अंदर जब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। देखिए, पारदर्शिता कानून का होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, और कानून का जब डर होगा तभी जाकर आपको आपकी पुलिस जब काम करते हैं, चीजों को हाईलाइट किया जाता है, पूर्वक की पुलिस नहीं है। मुझे बताने दीजिए, जब राम जी का भी शासन था ना, तो उस समय भी रावण हुआ करता था, लेकिन देखिए अपराध की घटना हर शासनकाल में होती है। रावण इंडिया में नहीं था, दूसरे देश में था। इंडिया की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए। लेकिन बात ये हो रही है कि आखिर अपराधियों का मनोबल जो बढ़ रहा है, तो योगी फार्मूले की यहाँ पे जरूरत थी। कई बार आपके नेता विजय सिन्हा ने कह चुका है, कई बार सम्राट चौधरी ने कहा था, लेकिन धरातल पे दिखता नहीं है। तो अब समय आ गया है कि चूंकि चुनावी जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और फिर अपराधियों का भी जातीय वर्गीकरण किया जा रहा है। हर घटना को किस जाति के लोगों ने अंजाम दिया, किसने किया, कब किया। तो इस माहौल में अब क्या लगता है कि ये समय आ गया है कि पुलिस को भी अब सख्ती दिखानी चाहिए? निश्चित तौर पे जो पुलिस को जो फ्री हैंड दिया गया है उसका कुछ परिणाम देखने को मिला है। निश्चित तौर पे अगर आप देखिएगा, कुछ 6 वर्ष कह रहे हैं, 6 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसी चीजों को देखने को मिला है। देखिए, कुछ एनकाउंटर्स भी हुए थे, ये भी आपसे छुपा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी चुनावी वर्ष होता है तो उस समय आपराधिक घटनाएं निश्चित तौर से बढ़ती है, क्योंकि जो विपक्ष होता है वो भी चाहता है कि कुछ इस तरह की हरकतें बढ़े जिसकी वजह से मुझे चुनाव में फायदा मिले। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सरकार बिल्कुल आश्वस्त है। जो लोग मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं वो क्या बता पाएंगे कि लालू यादव जी का शासनकाल कैसा था, लालू यादव जी के शासनकाल में किस तरह से वो होती थी, घटनाएं घटती थी। लालू यादव के शासनकाल में अपहरण होता था और सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस होता था। ये मैं नहीं कहता, ये लोग उनके लोग ही कह रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो किस तरह से लचर थी, कमजोर थी, वो एक्शन चलिए ठीक है, राहुल जी, ठीक है, राम पुकार जी, राम पुकार आपके जिले के पुलिस को काफी फ्री हैंड दिया गया, कई सुधारात्मक कार्रवाई की, लेकिन फिर इसके बावजूद जो आपराधिक घटनाएं हैं वो वहां भी नहीं रुक रही है, जबकि वो एक काबिल अफसर माने जाते हैं। हाँ, अमिताभ भाई, आपका कहना जायज है, और पुलिस तो तत्पर है ही, लेकिन उसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं नहीं रुक रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, और इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप तो साफ ही नहीं होना चाहिए। हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार में कोई भी एमपी एमएलए किसी अपराधी का पैरवी नहीं करता है, इतना दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। हम लोग ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में न्याय के साथ विकास का राज हो, तो उस परिस्थिति में हम सब तमाम राजनेताओं को अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि कोई भी अपराधी हो, अपराधी करने वाले लोगों का ना कोई जात होता है ना जमात होता है, वह किसी जाति का ना तो एक ही जात होता है वो अपराधी। और वो अपराधी चाहे अपने स्वजातीय का वो हत्या करे या अपने स्वजातीय से रंगदारी ले, उसके ऊपर कोई जाति धर्म संप्रदाय का कोई लेबल नहीं होता है। वह सोचता है कि मैं किस तरह, और आज का जो परिस्थिति बना है अमिताभ भाई, हम लोग जो देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, इतना टेंडर एज का लड़का जो 15 साल 16 साल 17 साल उम्र का लड़का सब अभी जो आ रहा है, उस सबको माने कैसे वो गिरफ्त में जा रहा है एंटी सोशल एलिमेंट का, कि वो सब कुछ घटना कर दे रहा है, अंजाम दे रहा है। अब वैसा कोई संरक्षित गिरोह नहीं है बिहार में। कोई कहे कि बहुत बड़ा चंबल गिरोह है, तो कोई कहे को बहुत ज्यादा किसी कौन गिरोह है, कौन गिरोह है, वो तमाम गिरोह समाप्त हो चुका है। अब बिहार में कोई संगठित अपराधी गिरोह है, इसको मैं सीरियस पे खारिज करूंगा कि नहीं है वैसा कोई। हाँ, छुट भैया नौजवान लड़का सब जो थोड़ी लालच में कोई घटना को अंजाम दे रहा है, वही घटना दिया जा रहा है। उनमें डर नहीं है ना, उनमें जब तक डर नहीं होगा, वो यही छुट भैया लड़के जो टीनेजर लड़के हैं वो आज क्राइम कर रहे हैं। चलिए कुणाल जी। जी, कुणाल जी, आपको नहीं लगता है कि जो पुलिसिंग है, हमने पुलिसिंग पे सवाल नहीं, पुलिसिंग का जो सिस्टम है, जो 2005 से 10 वाली जो पुलिसिंग थी, एक बार फिर से उसे रिवाइव करने की जरूरत है? ये देखिए, बोर्ड ऑफ पुलिसिंग वही है, माननीय नीतीश कुमार जी ही गृह मंत्री हैं, 2005 से 10 में भी वही गृह मंत्री थे, और बिहार का मॉडल ही सर्वश्रेष्ठ है, और ये कई मोर्चों पे साबित हो चुका है। हाँ, घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से हम लोग ऐसा नहीं है कि नकार सकते हैं, घटनाएं होती है, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पे होता है कि घटनाएं का पुनरावृत्ति ना हो। जो घटनाओं में शामिल अपराधी हैं उनका मनोबल टूटे, उनका धनबल टूटे, और भविष्य में उसको देखकर आसपास के लोग अपराध करने से बचे। और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं में रिकॉर्ड समय में चार्जशीट होके उनको सजा मुवक्कल किया जाए, ताकि भविष्य में उस अपराधी को दोबारा अपराध करने की साहस ना हो सके। जी।
और मैं बैठा जी को सुन रहा था, काफी बोल रहे थे और अच्छा बोल रहे थे, काफी सेक्शंस की बात कर रहे थे। हम लोग तो टेक्निकल और लीगल एक्सपर्ट है नहीं। बैठा जी आपके भी एक एमएलसी हैं हाउस में, जो प्रशांत जी कई बार बोलते हैं कि मैंने जितवाया है। आप कभी इसी डोमेन पे बताइएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के हाउस में कितनी बार उन्होंने सवाल किया है। तो टीवी डिबेट को पॉलिटिकल स्पीच का अड्डा मत बनाइए, फैक्ट एंड फिगर पे बात करिए और अकाउंटेबिलिटी के नहीं, साथ बात करिए। पॉलिटिकल आर्डर हम नहीं लोग बता, जो जवाब डेटा है, जो नहीं, यथार्थ है वही रख रहा हूँ। मैं जो मेरे आंखों के सामने, छोड़िए अखबार की बात, मेरे आंखों के सामने हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पीड़िता से मिल रहे हैं, वो डेटा हो जाए तो यथार्थ होता है। बहुत लोग जाके रोते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको मैनेज, बिहार में एक सिस्टम चला होगा, सब लोग आप लोग जानते होंगे सर। घटना घट गया, अरे हो गया, घटना हो गई, अब तो वापस नहीं आ सकता है, ये काम करते मैनेज कर देते हैं। जब जो मैनेज वाला जो सिस्टम है वो कभी भी एनसीआरबी के डेटा के रिकॉर्ड में नहीं जाता है। यही बताने का हम मैं प्रयास कर रहे हैं। मैं हम मैं सब मैं मिलजुल आपको के ये चाहते हैं कि बिहार में सुधार हो, और जब सुधार तभी होगा जब हम ये स्वीकार करेंगे कि कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, और ये भी स्वीकार मैं करेंगे आपको कि इंटरप्ट नहीं कर रहा बिना था। पैरवी देखिए के, ये बिना पैसे के आपका कोई कुछ चलने वाला नहीं है। इस जो ये आपका स्वीकार करना पड़ेगा अपना सर। जो आपका अपना अनुभव है, हमारा भी अपना अनुभव है कि हमने दर्जनों केसेस में एक व्हाट्सएप जी नंबर सीएम रेसिडेंस का डाला हुआ है, पुलिस हेल्पलाइन का। मैं उस पर जी बड़ी से बड़ी घटना का एक व्हाट्सएप डालता हूँ और स्वतः उसका संज्ञान लिया जाता है। और दर्जनों केसेस में बोलेंगे तो मैं डिटेल सहित आपको भेज सकता हूँ। हमारे पास और कई सारे एविडेंस हैं जो पर्सनली मैंने उसको देखा है। आज भी हमने एसीएस को मेल किया है कई मामले में। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपका नजरिया ही तय करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने तय नहीं, कर रखा ठीक है है कि ठीक है, हमें मैं लॉ एंड इस ऑर्डर बात से को ध्वस्त इनकार बनाना है। नहीं सर, देखो, और देखिए रही सर, बात इस बात से रही बात इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो घटना से ये बताइए, एक रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास है कि उसकी एक बेटी को मार दिया गया। उसके बाद से जब उसकी बॉडी निकली, डेड बॉडी निकली, वो लड़की का, वो स्टूडेंट थी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, उसको मार दिया गया। उसके बाद से पुलिस लोग पर एफआईआर करने हम लोग गए, उसके घर वालों लोगों ने, तो वो महिला अनपढ़ थी, उसे मांग रहे हैं कि भैया हम तुम पैसा दोगे तब एफआईआर करेंगे। वो वीडियो वो बोलते हुए दिखा दे। अब मैं आपको भेजूं तो क्या आप पुलिस प्रशासन पर आप कानून तो करके उसको तुरंत आप बर्खास्त करेंगे? आप इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जान पड़ते हैं, तो आपने EFIR, CCTNS या डायल 112 का मदद नहीं लिया। एक चीज बता दूं EFIR सर, का एक सौ ऑप्शन है जीरो देखिए, जीरो एक जीरो एक सुन लीजिए। मैं एक घटना एक एक पुलिस घटना लोग मैं बता एफआईआर है, रहा मैं आपको हूँ, भेज जिसमें दूं। अभी हम लोग डिबेट कर करेंगे रहे हैं आवाज कुछ उठाया देर था, मुझ पहले पर तक। एफआईआर कर दिया गया था, उल्टा उल्टा गलत जीरो एफआईआर एफआईआर मुझ पर कर दिया गया था। अब जीरो उसका क्या जवाब एफआईआर दीजिए? का अब मैं सिस्टम कहता हूँ है इसका वो। निष्पक्ष जांच कराइए। अगर मैं ये दो वही बोला, फंडामेंटल मौलिक अधिकार का 2 सवाल पूछ दिया था कि भैया ये आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे मुझ पर ही एफआईआर करके मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर दी गई थी। उसमें एक सेक्शन ऐसा रख दिया गया जो नॉन अवेलेबल होता है, उसमें ये होता है चलिए कि ठीक है, आपको इसी कभी पे भी अरेस्ट किया जा सकता है। अरे आप इस तरह ठीक से है आवाज बैठा जी, दबाइएगा, उसके बाद कहिएगा जाके आप आवाज इसी उठाइए। पर देखिए, इसी पर एक घटना मैं सुनाता हूँ। उस घटना का जिक्र राम पुकार जी ने भी किया है। बिहार के रक्सौल में एक घटना घटी थी। एक दुकानदार ने से थानेदार ने काफी सामान लिए थे, पैसा बकाया था। बाद में शिकायत करने वो डीएसपी पे गया, वहां सुनवाई नहीं हुई। बाद में उस दुकानदार के ऊपर किडनैपिंग का केस कर दिया गया, और जिसकी किडनैपिंग का केस किया गया था वो खुलेआम घूम रहा था, उसको दुकान के सामने से घूम रहा था, लेकिन उसके उसी की किडनैपिंग केस में उसका आरोप बनाया गया था। उसने एसपी का आवेदन दिया, नहीं हुआ, डीएसपी को दिया, आवेदन नहीं हुआ, डीआईजी के पास गया, और बाद में डीआईजी ने इस पूरे मामले की खुद जांच की, और जांच करने के बाद इस पूरे मामले में जहां थानेदार को सस्पेंड किया गया है, डीएसपी पे भी कार्रवाई के लिए मुख्यालय को लिखा गया, और मुख्यालय की जांच में भी आरोप सत्य पाए गए। तो ये घटनाएं होती रहती, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, लेकिन इक्की दुखी घटनाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम में जब तक आप, कई डीआईजी हैं, कई रेंज डीआईजी हैं, लेकिन अगर हरिकिशोर राय ने एक आवेदन पे इतना कार्रवाई किया तो पूरा मामला खुल गया। कुछ लोग नहीं करते हैं तो वहां मामला दब जाता है, वो फरियादी जो है दौड़ते रह जाता है। तो अमिताभ इस सर तरह एक का चीज आपको और बता दूं, इसी तरीके को सीएम बार बार अमिताभ सर एक चीज और बता दूं, सीएम बार बार जब भी कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग करते हैं, वो बार बार अधिकारियों को नसीहत देते हैं कि आप जो बड़े अधिकारी जो हैं, आप जोन में जाइए, निचले लेवल के अधिकारियों से मीटिंग कीजिए, आम जनता के बीच जाइए, ताकि आपको फीडबैक मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी जो आदेश है उसे अनसुना किया जाता है, और जिसका नतीजा है, क्योंकि अगर आप प्रत्येक अधिकारी अगर आम जनता से मिलेंगे तो उनके पास फीडबैक आएगा। अब एक रिटायर्ड डीजी स्तर के अधिकारी थे, उन्होंने एक सलाह दिया था, उनके पास एक मामला पहुंचा था, एक पीड़िता कई दिनों से एसपी से मिलने के लिए दौड़ लगा रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे वो।
वो जब रेंज में आईजी थे तो उन्होंने एक घंटी लगाया था अपने दरवाजे के आगे कि कोई भी फरियादी आके से करे, उसकी कंप्लेन वहां लिखी जाती थी, बाद में उसे रिप्लाई की जाती थी। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है किस तरीके की व्यवस्था की जाए ताकि अधिकारी लोगों से मिले, कम्युनिकेट होंगे, उन्हें जानकारियां भी मिलेगी और आम लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कई जिले में ऐसा नहीं होता है, आप घटना घटने के बाद अधिकारी को फोन करते जाइए, फोन नहीं उठाएंगे। तो ये डर बनाना, जो भी कुणाल जी हो, राम पुकार जी हैं, राहुल जी थे, सत्ता के प्रवक्ता थे, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता थे, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहेगी आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पाइएगा, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो जहां जनता परेशान होगी वहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ते जाएगा। जी सर, एक चीज इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। ये जो जमीनी हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। आप कितना भी कानून की जानकारी रख ले, पूरे आईपीसी को रट ले, अगर कानून का एग्जीक्यूशन सही नहीं हो रहा है तो उसी कानून के तहत आपकी आवाज को दबाया जाता है। मेरे एक एग्जाम्पल हो, मेरे जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो। सर आप बोल रहे थे ना कि आपको 112 कॉल करना चाहिए, उसी की शिकायत किया था। अच्छा, एम्बुलेंस का ये करके करेक्ट हुआ, लेकिन सर बता दूं कि आपका पुलिस 10-20 बार कॉल करने के पश्चात भी वहां नहीं पहुंची। अभी तनिष्क की जो घटना घटी थी आरा में 25 करोड़ की जो चोरी हुई थी, उन्होंने बताया था 20-25 कॉल किया, पुलिस को वहां नहीं पहुंची। 112 इमरजेंसी नंबर है, इसको रेगुलर चेक होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन वो चेक नहीं होता। क्यों नहीं पहुंच रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, ये मामला सबके सामने अखबार में आया हुआ, उसके पास क्या कार्रवाई हुई, ये बताइए ना सर। तब ना कानून व्यवस्था सुधरेगा बिहार का। जब कानून व्यवस्था सुधरेगा तभी यहाँ के लोग समृद्ध होंगे और अपराधियों पर लगाम लगेगा। अपराधी सोचता है कि हम उसको किसी की हत्या कर देंगे, लूट लेंगे, अब पैसा देके छूट जाएंगे। ये जो मानसिकता है अपराधियों का, इनका मनोबल बढ़ा रहा है। इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दिस शुड बी कर्ब्ड। इफ वी आर नॉट एबल टू कर्ब दिस, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप द क्राइम इन दिस कंट्री, इन दिस स्टेट। चलिए ठीक है, समय की कमी है, छोटा सा जवाब किशोर जी से लेना चाहूंगी। किशोर जी जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी या हमने कभी क्लेम नहीं किया कि अपराध शून्य है। अपराध शून्य हो भी नहीं सकता, ये मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन हमारा यह स्पष्ट मानना है कि अपराधी जो भी हो, किसी कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी के हों, बड़े हों छोटे हों, उन पर बिना भेदभाव का कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आगे भी किया जाएगा, पहले भी किया गया है। ना हम लोग किसी को फंसाएंगे, ना किसी को बचाएंगे, और यह हमेशा दिखता रहा। अपराध हुआ है और चलिए उसके ठीक सब है, पुलिस ने काम किया है जी। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ दिनों में घटनाएं सामने आ रही है, सवाल उठना लाजमी है। हालांकि इन सब के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालात कब सुधरेंगे। साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अपराधी इतने बेलगाम क्यों हो गए, अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है। अब आगे क्या होगा बिहार में, क्या बिहार की कानून व्यवस्था सुधरेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।